नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। समय का पहिया घूमेगा, ये कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन पहली बार या शायद बहुत कम बार ऐसा होता है कि इस कहावत को हमने चरितार्थ होते हुए देखा अमेरिका में। समय का पहिया न सिर्फ कि घूम रहा है, बल्कि लगता है घूम ही गया है। जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली और साथ ही कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों ने इस शपथ ग्रहण समारोह को टेलीविजन पर, अपने फोन और लैपटॉप्स पर देखा, क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी पावर है अभी भी और सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और शायद इस बात का बेहद असर पिछले 4 सालों में पूरी दुनिया पे देखा गया। पूरी दुनिया में जो एक तरह की जो मॉरल लीडरशिप थी उसका खात्मा हो गया था और एक तरह की अनार्की जो है पूरी दुनिया में हमने एक अराजकता फैली हुई देखी, क्योंकि अमेरिका में एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बना लिया गया जो कि मूल्यों से, हर तरह के मूल्य, मानवीय मूल्यों या फिर लोकतांत्रिक मूल्यों से बहुत दूर का उनका नाता था। अब ऐसा लगता है कि रिकवरी हो रही है, अब ये माना जा रहा है। और जिस तरह से जो बाइडेन ने भी कहा कि अमेरिका इज बैक, क्या वाकई अमेरिका वापस आएगा? और अमेरिका के साथ साथ अमेरिका की जो उसका इकबाल हुआ करता था, जो उसकी शक्ति हुआ करती थी एक दुनिया की बड़ी ताकत के तौर पर, क्या वो सब कुछ वापस आएगा? और सबसे ज्यादा दिलचस्पी मुझे ये जानने में है कि क्या जो मानव अधिकार, इसके अलावा जो नागरिक अधिकार या कानून का राज और फ्री प्रेस, इन तमाम चीजों से मिलकर जो एक लिबरल दुनिया का पूरा एक सपना बनता है, या ऐसा लगता है कि इंसानियत लिबरल दुनिया की तरफ आगे बढ़ रही है, क्या हम उस पर वापस लौटेंगे? क्या वाकई रेस्टोरेशन और रिकवरी, 2 अंग्रेजी के बड़े शब्द हैं, ये इसकी शुरुआत अब होगी? एक ही दिन में, पहले ही दिन 17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए जो बाइडेन ने, जिसमें जो बहुत ही बदनाम मुस्लिम बैन था, जिसमें कई मुस्लिम मेजॉरिटी देशों से नागरिकों के आने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज को लेकर जो बड़े फैसले थे उनको भी पलटा गया जो बाइडेन के जरिए। जो वॉल्स बनाने की बात थी कि अपने ही अंदर एक तरह से कुआं बनता जा रहा था अमेरिका, इन तमाम चीजों को मिलाकर अगर देखा जाए तो 17 बड़े फैसले लिए। इन फैसलों का क्या असर पड़ेगा अमेरिका के ऊपर? इतना बटा हुआ, इतना जख्मी जो अमेरिका नजर आ रहा है, तितर बितर होता हुआ, रेस के आधार पर बटा हुआ, धर्म के आधार पर बटा हुआ, क्लास के आधार पर बटा हुआ, कैसे ये अमेरिका वापस एकजुट होगा, एक अमेरिका के तौर पर, वन यूनाइटेड अमेरिका के तौर पर नजर आएगा? क्योंकि इसी से पे निर्भर करेगा कि पूरी दुनिया की राजनीति किस तरह से बदलेगी। और खासकर इस बात पर भी इस कार्यक्रम में हम नजर डालेंगे कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव के बाद भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उनको हम किस तरह से बदलते हुए देखेंगे। और साथ में ये भी कि भारत में पिछले कई सालों में लगातार जो धार्मिक आजादी, मानव अधिकार, कानून का राज, फ्री प्रेस और नागरिक अधिकार, इन सब पे जो हमला हुआ है पिछले कई सालों में, क्या अमेरिका इस स्थिति में है? क्या जो बाइडेन एक राष्ट्रपति के तौर पर उनकी जो मॉरल लीडरशिप है उनमें भारत पर भी दबाव नजर आएगा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की तरफ बढ़ता हुआ एक भारत नजर आएगा? मेरे साथ 2 खास मेहमान इस मुद्दे पर मौजूद हैं। अविनाश कल्ला है मेरे साथ, जो कि पत्रकार हैं और इसके अलावा लेखक हैं। उन्होंने अमेरिकी चुनाव पर बाकायदा एक किताब लिखी है और अमेरिका में उन्होंने करीब 1.5 महीने तक ट्रैवल किया अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में इस चुनाव के दौरान और अमेरिकी जनता की नब्ज जानने की कोशिश की। दूसरी खास मेहमान मेरे साथ प्रोफेसर शीतल शर्मा है, यूरोपियन स्टडीज में जेएनयू में पढ़ाती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इन दोनों मेहमानों के जरिए समझेंगे राजनीति को भी और नीति को भी। सबसे पहले अविनाश कल्ला जी, आपसे शुरुआत करती हूँ। अविनाश जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा, खासकर एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जिसने 1.5 महीने तक पूरे अमेरिका का दौरा किया और वहां नब्ज जानने की, लोगों की कोशिश की, कि सबसे बड़ा जो कंसर्न है इस तमाम यूफोरिया, खुशी, जश्न, समारोह, इस सब से बाहर, कि आधा अमेरिका अभी भी ट्रंप का सपोर्टर है। यानी कि खतरा फिलहाल बाल बाल बच जरूर गया है अमेरिका, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ है। कैसे अमेरिका यूनाइट होगा? क्योंकि सबसे ज्यादा जो शब्द हम सुन रहे हैं, कल भी जब शपथ ग्रहण समारोह था उसमें भी लगातार जो है अमेरिका की एकता की बातें हो रही थी। कैसे एक होगा अमेरिका? ये बहुत अहम सवाल है अमेरिका के लिए, और आपने कहा अमेरिका बटा हुआ है। कल राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने पहले स्पीच का जो पहला बड़ा बात बोली वो वी शुड एंड दिस अनसिविल वॉर। वो इसे सिविल वॉर से कंपेयर कर रहे हैं। वो सिविल वॉर जो 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के समय में था। तो अमेरिका उसी तरह बटा हुआ है। करीब 15.5 करोड़ वोट डाले गए और उस 15.5 करोड़ वोट में डोनाल्ड ट्रंप महज 70 लाख वोट से पीछे थे। तो जो जश्न हमने नवंबर 7 को देखा, जब वॉशिंगटन की सड़कों पे खुशी का माहौल था, उससे ज्यादा तादाद में लोग 6 जनवरी को कैपिटॉल पे आ गए।
तो ये दो जो चीजें बताती है, ये बताती हैं कि अमेरिका कितना डिवाइडेड है। जब मैं 7 नवंबर को पेंसिल्वेनिया एवेन्यू पे था, व्हाइट हाउस के बाहर, तो जो हुजूम था, तो लोगों का कहना था इतना तो राष्ट्रपति ओबामा के लिए भी लोग सड़कों पे नहीं आए थे। तो वो एक खुशी थी जो एक एक्सेप्शनल मैग्नीट्यूड पे थी। और फिर जो 6 जनवरी को हुआ वो हमारे सबके सामने है। तो ट्रम्पिज्म तो आज भी अमेरिका की एक हकीकत है। राष्ट्रपति ट्रम्प चुपचाप चले गए और उन्होंने जाते जाते एक लाइन कही, मैं आपसे वापस जल्दी जुड़ूंगा, आई विल कनेक्ट वेरी सून। तो जिस तरह टर्मिनेटर मूवी में आर्नोल्ड कहते हैं आई विल बी बैक, उसी तरह से उन्होंने कहा आई विल बी बैक। अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स भी अगर हम देखें तो उसमें ये अब एक सबसे अहम मुद्दा है। तमाम इंटरनल ग्लू किस तरह करेंगे, यूनाइट किस तरह करेंगे, वो एक तो तरफ, अविनाश जी, क्या ट्रम्प आपने की अपनी छाया किताब कैसे हटेगी। ट्रम्प की छाया का जिक्र आपने किया, अपनी किताब में भी इस तरह के समाधान का कुछ जिक्र किया है, बटा हुआ अमेरिका? आपने जी बाकायदा एक जी हिंदी में, हमारे दर्शकों के लिए ये भी बहुत फायदे की बात है उन्हें बता दें कि बहुत ऐसा कम होता है कि ओरिजिनल किताब हिंदी में लिखी गई हो। आपकी हिंदी की किताब है, अमेरिकी चुनाव के जो पूरे अनुभव हैं उन पर आधारित। मुझे ये भी बताइए कि चूंकि आपने 6 जनवरी का जिक्र किया, मैं इसको लाना चाहती हूँ इसलिए भी क्योंकि एक जीते हुए इलेक्शन के बाद शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले पूरी दुनिया ने किस तरह से पूरा तमाशा देखा, इतना बदसूरत तमाशा जिसमें कुछ अमेरिकन ये तक कहने लगे एक तरह से अहंकार में कि ये थर्ड वर्ल्ड जैसा लग रहा है। यानी कि वो ये कहना चाहते थे कि इस तरह की अस्थिर जो लोकतंत्र हैं, समाज हैं और जो इंस्टीट्यूशंस जो खराब हैं, वो सिर्फ थर्ड वर्ल्ड में भी होने चाहिए। लेकिन थर्ड वर्ल्ड जैसा नजारा हमने अमेरिका में भी देखा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये लोग जो चले गए वहां से, जिनमें बहुत सारों को अभी उनके साथ जो है वो कानून का पहिया भी घूमना चाहिए, कानून को भी उनके उसके दायरे में आना चाहिए। कई लोगों की मौत भी हुई। ये लोग घर जाके क्या वापस चले जाएंगे या ये असर्ट करेंगे कि उनका जो सुप्रेमिज्म है वो आएगा, पड़ोसियों से मारपीट करेंगे या सड़क पे आ जाएंगे या बाइडेन की करेंगे। नीतियों का विरोध करेंगे? अरफा जी, आपने मेरी किताब का जिक्र किया, अमेरिका 2020 एक बटा हुआ देश, कल रिलीज की हमने वो बुक। उसके आखिर में मैंने 2 चैप्टर लिखे जिसमें एक लाइन है, जब मुझे एक बहुत बड़े नामी वकील और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कहते हैं, जब मैं शुरुआत में था, आई डोंट ट्रस्ट माई फेलो अमेरिकन। तो मुझे लगा कि हो सकता है वो ट्रंप को पसंद नहीं करते, उनको ट्रंप ने ब्लॉक कर रखा है ट्विटर पे, एयूसीएल के बेन वाइजनर को, तो शायद उन्होंने इमोशनली ये बात कही। पर कंसिस्टेंटली जब मैं 42 दिन वहां घूमा तो ये लाइन सुनने में आती गई ट्रंप विरोधियों की तरफ से कि हम हमारे देशवासियों पे भरोसा नहीं करते। ये एक बड़ा ही रिस्की चीज है अमेरिका के लिए। कल बाइडेन ने भी बोला कि अमेरिका शुड नॉट बी डिवाइडेड बिटवीन रेड्स एंड ब्लूज, पर वो बट चुका है। लोग बहुत सामने खड़े हो गए। जैसे हमारे यहाँ धर्म के नाम पे राजनीति है, वह रंग के नाम पे राजनीति हो गई है। इसको पार पड़ पाना बहुत बहुत मुश्किल होगा। और एक बहुत अहम बात जिसको हम ज्यादा नहीं देख रहे हैं, रिपब्लिकन पार्टी क्या स्टैंड लेती है ट्रंप के लिए। देखिए, सेनेट में आज दोनों 50-50 की स्थिति पे खड़े हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इम्पीचमेंट मोशन पास हो गया है। ये देखने लायक होगा कि जब वो सेनेट में आता है तो क्या 17 रिपब्लिकन सांसद, सेनेटर्स ट्रंप के खिलाफ वोट देंगे। इस पे सबकी नजर है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो इम्पीच होंगे और उन्हें किसी भी तरह का चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। अमेरिका में ये नहीं होता, आप राष्ट्रपति से हट गए तो आप कांग्रेस में लड़ सकते हो, वापस सेनेट में जा सकते हो। कई उनके पुराने राष्ट्रपतियों ने ऐसा किया है। तो ये देखना होगा। सबको लग रहा था ऐसा कुछ नहीं होगा, पर जिस तरह मिच मैकॉनल ने शपथ ग्रहण से पहले बोला कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जो किया वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए, वो हमारे प्रजातंत्र पे एक दब्बा है, तो उम्मीदें और स्पेकुलेशन बढ़ जाती है कि क्या रिपब्लिकन्स ने ये मन बना लिया है कि हम डोनाल्ड ट्रंप की इमेज से बाहर निकलेंगे। जी हाँ, और ये बहुत 47% उनके लिए बहुत आसान नहीं होने जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ रिपब्लिकन पार्टी की का जो राजनीतिक भविष्य है वो भी एक तरह से खतरे में है अमेरिका में, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को न सिर्फ कि अपना कैंडिडेट बनाया बल्कि राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी ज्यादातर, बल्कि मैं कहूँ सभी नीतियों में उनका सपोर्ट किया। प्रोफेसर शीतल शर्मा, मेरा पहला सवाल यही होगा कि समय का पहिया घूम रहा है, आप किस तरह से समय का पहिया घूमते हुए देख रही हैं? अमेरिका इज बैक, क्या वाकई अमेरिका वापस आएगा? और इसकी वापसी के साथ दुनिया में सबसे पहले कौन सी ऐसी 3 बड़ी चीजें हैं जिन्हें आप बदलते हुए देखेंगी? अल्फा, अमेरिका इज बैक बहुत खुशी की बात है और मैं इससे काफी हद तक सहमत भी हूँ, क्योंकि अगर हम ट्रंप और बाइडेन का कंपैरिजन करें, दोनों का एज अ पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व का भी, या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का, उनके एक्सपीरियंस का, उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग का
उनकी डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स का, तो काफी हद तक जो है बहुत अंतर नजर आएगा। अगर मैं ट्रंप की बात करूं तो एक बहुत ही बॉसी किस्म के, हेजिमोनिक थे, यूनिलैटरली डिसीजन लिया करते थे, ज्यादा एक्सपीरियंस राजनीति का नहीं था, राजनीति को भी कहीं ना कहीं व्यापार की तरह समझा कि भाई मैं ये लेता हूँ, ये मोल भाव के हिसाब में राजनीति हुई, और बहुत सी बायलैटरल और मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन से वॉकआउट कर जाना, उनको दरकिनार कर देना, कई देशों के साथ बहुत से तनाव भरे संबंध रखना, और कई ऐसी ताकतों को भी कुछ हद तक शय देना, जैसे नॉर्थ कोरिया हुआ या कुछ हद तक डिक्टेटरशिप्स हुई, तो वो काफी एक अजीब तरीके का माहौल उन्होंने पैदा करके रखा 4 साल में। तो कहने का मतलब ये है कि जो डेमोक्रेसीज थी वो तो किसी ना किसी तरह तनाव में थी ट्रंप के बिहेवियर के कारण, और जो डिक्टेटरशिप्स थी या किसी तरीके की यूनिलैटरल पावर्स थी वो कहीं ना कहीं क्षय या पनप रही थी। अब जब हम कहते हैं कि बाइडेन युग शुरू हुआ है, तो इसमें क्या नया होगा या क्या डिफरेंट होगा ट्रंप से? ये जरूर है कि कई चीजें ऐसी जो ट्रंप कर गए हैं उनको एकदम से तो अंडू नहीं किया जा सकता, उनको खत्म नहीं किया जा सकता, पर कुछ जो 15-16 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जिनको पहले ही दिन साइन किया गया है, जो बाइडेन ने किया है, वो क्या दर्शाता है? वो जो बाइडेन का एक अलग रवैया दिखाना चाहता है। जैसे कि जो बाइडेन जो पहले कहा करते थे अपने भाषणों के दौरान भी और जीत के बाद भी, उन्होंने कहा था कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो तो मेरे साथ ही हैं, मुझे उन लोगों को भी साथ लेना है जो मेरे साथ नहीं है, रिपब्लिकन्स को भी एक तरह से अपनी बोट में लाना है। दूसरा, ये जो सिचुएशन है करंटली पूरे विश्व में भी, और पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कहा जा रहा है कि कई सर्कल्स में बात होती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज नो लॉन्गर दैट यूनाइटेड, देयर आर डिविजन्स इन द सोसाइटी। सो नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर, माइनॉरिटीज के आधार पर जो डिफरेंसेस हैं उनको किस तरीके से पूरा किया जाएगा। तो ट्रंप ने, बाइडेन ने आते ही जैसे वॉल पर रोक लगा दी, उन्होंने कहा कि मेरे शासनकाल में 1 फुट वॉल भी नहीं बनेगी, तो एक मैसेज गया है माइनॉरिटीज की तरफ। दूसरा, जो ट्रैवल बैन था इस्लामिक कंट्रीज पे, उसको अंडू कर दिया है, तो एक मैसेज ये गया है कि इस कम्युनल आधार पर, रिलीजन के आधार पर कोई भी डिफरेंसेस नहीं रहेंगे। तीसरे, जो एक एक्सपीरियंस और एक मैच्योर स्टेट्समैन होता है, वो जिस तरीके से प्रिडिक्टेबल बिहेवियर रखता है, ये इस तरीके का बिहेवियर अब हमें नजर आएगा जी। जो बाइडेन है वो पहले भी वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उस समय भी आर्थिक मंदी थी, बट उसके कारण और थे, अब भी आर्थिक मंदी है और कोविड के कारण है। तो एक तरह से जो उनको अमेरिका मिला है, उसके बाद चुनाव जीत कर आने के बाद एक स्थिति मिली है, एक सिचुएशन मिली है जी, उसको कठिन तो जरूर है, पर उन कठिनाइयों को पार करने में उनकी मैच्योरिटी, उनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, उनकी प्रेडिक्टेबिलिटी, उनकी एबिलिटी टू मूव विद कंसेंसस, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को रिस्पेक्ट करना, ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत काम आएंगी। 2-3 चीजें आपसे अहम मैं जानना चाहती हूँ दुनिया के मद्देनजर, और उसके बाद में भारत पे भी आऊंगी। पहली बात तो ये है कि पहले ही दिन जितने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे सिग्नेचर किए जो बाइडेन ने, और अमेरिका इज बैक, तो अमेरिका क्या वाकई वापस आ चुका है? और ये भी कहने की कोशिश थी कि हम यहाँ भी हम भारत में कहते हैं, और इतने समानांतर हैं कि कभी कभी लगता है कि जैसे भारत के बारे में ही बात हो रही है। अमेरिका इज बैक, यानी कि पुराने भारत का जो हम जिक्र करते रहते हैं वही ऑथेंटिक पुराने अमेरिका को वापस लाना, उसी को इन्वोक करने की कोशिश थी। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने मुस्लिम बैन को खत्म किया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, फिर उसके बाद उन्होंने जो पेरिस की जो क्लाइमेट अकॉर्ड है उसमें साइन किया है ताकि वापस उसमें एंटर हो जाएं, और जो वर्ल्ड WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी वापस एंट्री की बात हो रही है। तो ये जो तमाम फैसले हैं, इसके अलावा जो मैक्सिकन वॉल है उसको भी यथास्थिति पे दोबारा पलटा जा रहा है। ये कोशिश तो ये की है काफी हद तक कि ये 4 साल पुराने अमेरिका में वापस हुआ जाए, लेकिन बहुत से जानकार ये कहते हैं कि वो अमेरिका वापस कभी नहीं आएगा। ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं इन्हें हम कैसे समझेंगे? 17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन हुए आरफा जी, आपने जिस तरह बताया 17 इज द हाईएस्ट एनी प्रेसिडेंट हैज डन ऑन डे 1। तो ये बताता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेट फर्स्ट बॉल से ही उस मोड में जा चुका है कि हम ये जो छवि है अमेरिका की वो बदले। और अमेरिका की जो आपने छवि की बात करी, आपने पेरिस अकॉर्ड का मुद्दा बताया, मुस्लिम बैन का बताया, अमेरिका की छवि दुनिया भर में 4 स्तंभों पे है। पहला वो इकोनॉमिक सुपर पावर है, दूसरा उनकी मिलिट्री माइट, तीसरा उनका लोकतंत्र, और चौथा मॉरल हाई ग्राउंड। अब इन चारों पहलुओं को देखिए आप। डेमोक्रेसी
पहले चलिए इकोनॉमी से बात करते हैं। आज वो नंबर 1 जरूर है, पर चाइना इज कमिंग वेरी वेरी क्लोज, इंचिंग क्लोज। तो वहां पे उनके लिए एक बहुत मुश्किल समय है इकोनॉमिकली। मिलिट्री माइट में उनके नजदीक कोई नहीं आ रहा। तीसरा उनका डेमोक्रेसी, जिस तरह उनकी डेमोक्रेसी डिवाइड हुई है वो अमेरिका के लिए खतरा है। वो दूसरों को अब ज्ञान नहीं दे सकते। जिस तरह से कैपिटल पे हमला हो गया, उसके बाद मॉरल हाई ग्राउंड भी टूट गया। तो बाइडेन के लिए ये कहना, ये जोश वाले स्पीचेस एक तरफ है, पर ग्राउंड पे एक्शन क्या होगा? वो उस देश को वापस कैसे उबार के लाएंगे जिसमें 4 लाख के करीब निर्दोषों की डेथ हो गई कोविड की वजह से? हाउ विल ही बी एबल टू टेक द कोविड वैक्सीन आउट? वैक्सीन को लेके भी वहां पे लोगों के मानने हैं। तो ये सारी चीजें कहने को सरल है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अमेरिका कैन नॉट बी बैक, बिकॉज अमेरिका ने एक डिसरप्टर चुना 2016 में, पर जब अमेरिकी जनता को लगा कि शायद वो राह भटक रहे हैं, तो वो वापस ट्रैक में सुधार करने के लिए जो बाइडेन जैसे मजे हुए पॉलिटिशियन की तरफ खुद मुड़ गए। तो अमेरिका is looking to come back. How will it contain the supporters? उनका मन परिवर्तन कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ी बात होगी। मैं जानना चाहती हूँ कि इन सब बातों पर किस तरह से असर पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि दुनिया वापस लिबरलिज्म पर, डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर, ह्यूमन राइट्स पर, सिविल राइट्स पर, इन पर वापस आएगी? और भारत में भी पिछले कई सालों में लगातार हमने देखा है कि बिल्कुल खुल्लम खुल्ला धड़ल्ले से हनन हुआ है इन तमाम मूल्यों का। क्या जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर भी इसका असर पड़ेगा कि देखिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, उसमें एक तरह से एक नॉर्मलसी की वापसी हुई है? क्या ये नॉर्मलसी बाकी देशों में भी भारत के समेत एक तरह का एक की नॉर्मलसी लेकर आएगी? आरफा, देखिए 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि हम ग्लोबल ऑर्डर की बात करते हैं। अब ग्लोबल ऑर्डर में सारे जो एक्टर्स हैं, हम अगर स्टेट एज एन एक्टर समझा जाए तो सारी कंट्रीज जो है वो सॉवरेन स्टेट्स हैं। बट ऐसे में भी कहीं ना कहीं एक ग्लोबल ऑर्डर की जरूरत पड़ती है, नहीं तो एक एनार्की की सिचुएशन आ जाती है यदि कोई ऐसा नहीं हो जो कि लीडरशिप प्रदान करे। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं यूएस ने ये रोल खो दिया। वो जो लीडरशिप वैक्यूम हो गया था कि कहीं पे भी एक मॉरल लीडरशिप नहीं थी। जैसे कि आप क्लाइमेट चेंज की बात कीजिए, तो जो भी मिडिल पावर्स थी, क्योंकि अगर आप बिग पावर्स की बात करेंगे, मिडिल पावर्स की बात करेंगे, तो मिडिल पावर्स में काफी कंट्रीज जो है मिडिल पावर के टीयर को ऑक्यूपाई करती हैं, बट बिग पावर्स में आप कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ ही देखते हैं। तो अमेरिका का ये एक रोल था कि वो एक ऐसी लीडरशिप प्रदान करे वर्ल्ड को कि क्लाइमेट चेंज हुआ या टेररिज्म के अगेंस्ट हुआ या ह्यूमन राइट्स के रिलेशन में हुआ, पर कहीं नहीं हुआ। ट्रम्प ने ऐसी कोई भी लीडरशिप रोल नहीं निभाया और मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस को जो दरकिनार किया, उससे एक झटका लगा। पूरे विश्व को एक लीडरशिप वैक्यूम था। दूसरी बात ये कि यूएस और चाइना आपस की राइवलरी, अब ये काफी हद तक ये राइवलरी अगर ट्रेड में सीमित रहती है तो ठीक है, आपस के ट्रेड के संबंध है, सुलझा ले। पर चाइना का एक एस्पिरेशन है टू बिकम अ ग्लोबल पावर। अब ग्लोबल पावर बनने के लिए आपको किन चीजों की आवश्यकता होती है? एक तो आप हार्ड पावर हो और एक आप सॉफ्ट पावर हो। यदि हम दोनों की बात करें तो चाइना में एस्पिरेशन तो है बनने का हार्ड पावर या सॉफ्ट पावर, बट चाइना जो है वो यूएस से दशकों पीछे है। किस तरीके से? मिलिटरीली स्पीकिंग हार्ड पावर के रूप में बात करें तो यूएस जो है वो एब्सोल्यूट और रिलेटिव सेंसेस में दोनों में चाइना से बहुत करीबन 2-3 दशक आगे है। हालांकि चाइना अपनी मिलिट्री माइट को काफी बढ़ा रहा है और एग्रेशन है चाइना में। यूएस ने कभी भी एग्रेशन नहीं दिखाया है। यूएस काफी पीछे रहा है, दोनों विश्व युद्धों में भी एक तरह से बाद में एलाइज के साथ गया है, पर ऐसे एज एन अटैकर बहुत कम रहा है। जो वॉर ऑन टेररिज्म है वो भी दूसरे तरीके की वॉर है, ना कि आप एक टेरिटोरियल जो है एग्रेशन है या आप अपनी सीमा से संबंध करता है। तो जो हार्ड पावर के क्षेत्र में जो है यूएस काफी आगे है, चाइना दशकों पीछे है। दूसरा है सॉफ्ट पावर, जो एक्चुअल पावर होती है और आपको इन्फ्लुएंस करती है, जो अट्रैक्टिव होती है, जो आप जिसके कारण आप अपना वर्चस्व जमा पाते हैं। आप पावर हार्ड से कभी भी आप दूसरे को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, परसुएड नहीं कर पाएंगे। अब सॉफ्ट पावर के आयाम क्या होते हैं? ये होते हैं डेमोक्रेसी, रिस्पेक्ट फॉर लॉ, ह्यूमन राइट्स, रिस्पेक्ट फॉर माइनॉरिटीज, रूल ऑफ लॉ, और एक अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस, लिबरल ऑर्डर। ये सब जो होते हैं ये फंडामेंटल वैल्यूज होते हैं सॉफ्ट पावर के। उसके बाद आपका एजुकेशन सिस्टम, और मैं फ्री प्रेस शामिल कर देती हूँ इसमें। बिल्कुल, आप देखिए किसी से भी बात कीजिए, लोग एक अमेरिकन ड्रीम को एस्पायर करते हैं, कोई चाइनीज ड्रीम की बात नहीं करेगा। एक क्लोज्ड सोसाइटी जहां सब कुछ गुप्त रखा जा रहा है, सेंसरशिप है,
आप पे बैन्स हैं, आपके मूवमेंट को कर्ब किया जा रहा है, वन पार्टी लीडरशिप है, एक लीडर आपका पूरा अकाउंट जो है आपको रूल करने वाला है। ऐसे में कौन अकाउंटेबिलिटी की बात करेगा, ट्रांसपेरेंसी की बात करेगा, और आप कौन ऐसे में चाहेगा जाना वहां। जो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ फिर आप इनोवेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, आप अट्रैक्टिवनेस है आपकी जॉब मार्केट में, यानी शीतल आप ये कह रही हैं, यानी आप ये कह रही हैं कि फिलहाल जो सब तमाम अच्छी अच्छी बातें हम कर रहे हैं, ये तमाम मूल्यों की वापसी की उम्मीद आपको लगती है कि पहले थोड़ी मरहम पट्टी होगी और उसके बाद अमेरिका वापस, जिस तरह से अमेरिका इज बैक, तो वाकई अमेरिका विल बी बैक, ये उम्मीद हम कर सकते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मुस्लिम दुनिया से जो रिश्ते खराब हुए इस दौरान अमेरिका के, इमिग्रेशन को लेके बड़ा बवाल हुआ, आज भी उन्होंने जिस तरह के संकेत दिए हैं उससे पता चल रहा है कि 1 करोड़ से भी ज्यादा जो इमिग्रेंट्स हैं उनको, अगर मैं गलत नहीं हूं तो नागरिकता देने का जो प्रावधान वो भी लागू हो रहा है। तो यानी कि वो लोग जो कि बेघर हो सकते थे उनके लिए भी एक राहत की बात है। हमने ऐसे ऐसे तमाशे देखे अमेरिका में जो शायद असंभव था कि हर पूरा सिस्टम, सारी चूल्हें हिल गई अमेरिका की एयरपोर्ट पर, वहां पर वकील हैं और कैसे वहां पर सिविल लिबर्टीज यूनियन के लोग वहां पर, वो वकील वहां पर मौजूद थे, और कैसे जो है बच्चे रो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को जेल में डाल दिया गया, माँ बाप से अलग कर दिया गया। तो ये पूरा एक जो मेहम जो बन गया था वो तो लगता है कि अब थम जाएगा, लेकिन मुस्लिम दुनिया से रिश्ते, उन्हें आप कैसे देख रहे हैं? फिर भारत में भी एक बहुत पेचीदा बात यह है कि एक तरह से हमने न सिर्फ की अनधिकारिक, बल्कि मैं कहूंगी बहुत हैरानी की बात है, आधिकारिक रूप से डोनाल्ड ट्रंप को हमने एक तरह से एंडोर्स किया, उन्हें रेड कार्पेट यहाँ पे बिठाया अब की बार मोदी सरकार। क्या आपको लगता है कि जब औपचारिक बायलैटरल रिश्ते होते हैं तो ये कड़वी यादें भुला दी जाती हैं, या आपको लगता है कि इसका असर पड़ेगा? देखिए, आपने 2-3 बड़े सवाल पूछे, पर जो इमिग्रेशन की बात है उस पर अगर हम बात करें तो अमेरिका इज अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। जो नेटिव्स है वो तो बिल्कुल ही माइनॉरिटी और एकदम साइड हो गए। तो इमिग्रेशन पे उनका जो स्टैंड है वो हमेशा, डेमोक्रेट्स जो हैं वो प्रो इमिग्रेंट्स रहे हैं, तो वो इमिग्रेशन को आने लगेंगे। उन्होंने पहले ऑर्डर से ही जो मुस्लिम कंट्रीज पे बैन किया था, ट्रैवल बैन, वो हटा दिया, और उनकी पॉलिसी और वीजा नियम ईजी होंगे। और भारत के मद्देनजर अगर हम देखें तो हमारी यहाँ की बहुत बड़ी जमात है जो आईटी और सॉफ्टवेयर वाले थे, जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने बैन कर दिया था या उनके पे कट्स पे चले गए थे, वो वापस बहाल हो जाएगी, तो रिश्ते अच्छे होने शुरू होंगे। बट ये नया एडमिनिस्ट्रेशन भारत को भी टेस्ट करेगा। हालांकि एक बात और है कि जिस तरह का डेविल चाइना को बना दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, मैंने अपने पूरी चुनावी यात्रा में एक बात कही कि जिस तरह पाकिस्तान को हमारे यहाँ मुद्दा बना दिया जाता है, उससे कई गुना ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को मुद्दा बनाया। तो बाइडेन जो है वो एक लाइन कहते हैं अरफा जी, मैंने पूरे कैंपेन में सुनी और कही कि चाइना इज अवर कॉम्पिटिटर नॉट एनिमी। तो परसेप्शन उन्होंने चाइना के लिए बदला है। उस कॉम्पिटिटर को टेक ऑन करने के लिए उनको भारत की जरूरत है। हालांकि जो प्रधानमंत्री मोदी ने हाउडी मोदी इवेंट में कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, वो एंडोर्समेंट सही नहीं था। पॉलिटिकल अगर हम ग्लोबल डिप्लोमेसी की भी बात करें तो एक देश के नेता को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर चूंकि आजकल दोनों ही तरफ उस वक्त जो नेता है वो अपने अपने प्रोपेगेंडा में स्पेशलिस्ट हैं, तो उन्होंने वो बात आई गई कर दी। शायद वो कंसेशन अभी बाइडेन इसलिए दे दें क्योंकि उन्हें चाइना को टैकल करना है। इसलिए देखिए आप, हमारी हुकूमत ने भी जैसे ही ट्रंप हारे, प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू कांग्रेचुलेट बाइडेन। जब कैपिटल पे भी अटैक हुआ तो उनकी तरफ से जो संदेश था कि डेमोक्रेसी बहाल रहे, ट्रांसफर ऑफ पावर जाए, तो इंडिया ने भी सिग्नल देने शुरू कर दिए कि अब हम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहेंगे। और बाइडेन ने भी भारत को लेके काफी पॉजिटिव आउटलुक रखा है। इस बात से फर्क पड़ेगा कि 20 बड़े अधिकारी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीय मूल के हैं, जिसमें उनकी खुद की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस वो भारतीय मूल की हैं। तो क्या ये फर्क पड़ेगा? हालांकि भारतीयों की आबादी 2% से भी वहां कम है, लेकिन बड़ी ताकतवर और बड़ी इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली कम्युनिटी मानी जाती है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या इस बात का फर्क पड़ेगा कि जो भारतीय हैं वो वहां पर मौजूद हैं, कि भारत के प्रति जो नीतियां बन रही हैं, क्या कुछ जो अब की बार ट्रंप सरकार जो हमने एक भूल की, या मैं कहूंगी कि जानते हुए भूल की, क्या उसको कुछ कम किया जा सकेगा? चूंकि आप ये कह रहे हैं कि चीन के मद्देनजर जरूरत है फिलहाल अमेरिका को भारत की। देखिए, अमेरिका के रिश्ते हमेशा जरूरत के रिश्ते रहे हैं। मैं जरूर कहता हूं कि मैंने पूरे टाइम कहा कि अमेरिका बिल्कुल ही कैपिटलिस्ट कंट्री है, अपनी जरूरत के हिसाब से अपने रिश्ते देखता है। तो अभी उनके लिए चाइना बहुत बड़ा डीमन है जिसको हराने के लिए भारत की जरूरत है। तो शायद अब की बार ट्रंप सरकार का वो कंसेशन दे दें। और 20 भारतीयों को जिस तरह लिया है,
वो एक अच्छा सिग्नल मैं मानता हूँ, क्योंकि हम अभी भी पॉलिटिकली उतने स्ट्रांग नहीं है। आपने राइटली कहा कि हमारी तादाद जो है इमिग्रेंट्स की, वो एक इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी की तरह है। तो इतने लोगों को जगह देना इज वेरी गुड। कमला हैरिस का भारतीय मूल का होना, शी इज हाफ इंडियन हाफ अफ्रीकन, तो हमें एक पॉजिटिव यूफोरिया का माहौल है। हालांकि मैं एक बात जरूर कहूंगा जो कई लोगों को अच्छी नहीं लगती, कि कैलिफोर्निया के बाहर जब अगर आप जाते हैं तो भारतीय हो या अमेरिकन हो, वो कहते हैं हम इन्हें अभी टेस्ट करना चाहेंगे, शी इज एज न्यू एज एनीवन एल्स कुड बी। तो उनपे भी प्रेशर रहेगा। पर हाँ, भारत के लिए संकेत अमेरिका ने सारे अच्छे दिए हैं, जी हाँ। क्योंकि उन्हें अविनाश, भारत की जरूरत है। बिल्कुल अविनाश जी, आखिरी सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, एक ऐसे जी। व्यक्ति के तौर पर जो कि मानव अधिकारों में और नागरिक अधिकारों में बहुत मेरा ऐसा विश्वास है कि इसके बिना लोकतंत्र हो ही नहीं सकता, इंसाफ नहीं हो सकता। भारत में हमने पिछले 6 सालों में धज्जियां उड़ती हुई देखी हैं मानव अधिकारों की। हमने जो धार्मिक आजादी है उसको किस तरह से बेड़ियों में जकड़ता हुआ देखा है। हमने धर्म के नाम पर गुंडागर्दी बाकायदा देखी है भारत में। नागरिक अधिकारों की खिल्ली उड़ाई गई है और ये हद तक हुआ कि हमारे इंस्टीट्यूशंस भी हमारे लिए खड़े होने को तैयार नहीं हुए। अब जबकि कहा यह जा रहा है कि समय का पहिया घूम रहा है और पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही इलेक्शन मायने रखते हैं लोगों के लिए। पिछली बार भी आपसे बात हो रही थी, या तो अमेरिका का चुनाव या उनके अपने देश का चुनाव। हमारे देश में तो भी चुनाव नहीं है, लेकिन क्या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये तमाम चीजें, नागरिक अधिकार, धार्मिक आजादी और इसके अलावा मानव अधिकार, इन पर भारत में जो वायलेशंस हो रहे हैं, क्या उन पर कुछ असर पड़ेगा? क्या दबाव में आएगी मोदी सरकार? ये बहुत अहम सवाल है आरफा जी। उन्होंने अपने कैंपेन के दौरान ऐसी बातें जरूर कही थी कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। बाइडेन इज अ नोन लिबरल, ही इज अ डाई हार्ड लिबरल। उनकी एक छवि लिबरल नेता की है, तो ये तमाम किस्म के कानून उनके एजेंडा, उनके पर्सोना को नहीं सूट करते। पर जैसा कि मैं बार बार कहते आ रहा हूं कि अमेरिकी सरकार जो है वो जरूरत की सरकार है। अभी अमेरिका खुद इतना विभाजित है कि जो बाइडेन पहले ये तय करना चाहेंगे कि वो अपने जो गैप्स है उनको किस तरह भरें। भारत की तरफ वो शायद इतना जल्दी रिस्पॉन्ड ना करें। मैंने देखा जब उनकी जीत घोषित हुई थी तो कई लोगों ने, जो यहाँ पे लिबर्टी में और लिबरल व्यू रखते हैं, उनमें काफी जोश था। कई लोगों से बात करता था तो कहता था हमें इनसे उम्मीद है ये शायद आवाज उठाएंगे। पर मुझे उस पर थोड़ा स्केप्टिसिज्म है, क्योंकि उनके खुद के खिलाफ जो चैलेंजेस है वो इतने बड़े हैं कि वो पहले अपना घर ठीक करेंगे, फिर शायद हमारी तरफ देखे। पर हाँ, जब भी वो ऐसी चीजों की बात देखेंगे, उनसे उम्मीद की जा रही है पूरी दुनिया भर में कि वो लिबरल वॉइसेस के लिए बोलें। और जितना कि जो बाइडेन के बारे में पढ़ा गया है, उनका करियर देखा गया है, वो ये बोलेंगे। उनसे आप कंपैशन और लिबरलिज्म नहीं हटा सकते। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीदों पर दुनिया कायम है, उम्मीद पे हम भी कायम है। एक ऐसी दुनिया जो कि जिसके जितने जख्म इतने गहरे हो गए कि रिस रहे थे अभी उसके शरीर से, उम्मीद की जा सकती है कि एक तरह से हीलिंग, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, या मरहम पट्टी लगने का काम कम से कम शुरुआत तो हुई। दुनिया कुछ बदली तो लिबरलिज्म की तरफ वापस तो गई, वरना एक दूसरे के खून की प्यासी जितनी पिछले 4-5 साल में दुनिया हुई है, शायद इससे बदतर तो मैंने कभी इंसानियत को होते नहीं देखा। बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।